बहुत समय पहले की बात है। रामगंज गांव में 7 गरीब बहनें एक साथ मिलकर रहा करती थीं। वो सातों अनाथ थीं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उन बहनों में आपस में बहुत प्यार था। वो सारी बहनें हमेशा साथ नहीं रहती थीं, लेकिन वो सातों बहुत गरीब थीं। इसलिए अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो सातों बहनें अपने घर पर ही बर्गर बनाकर बेचा करती थीं। लोगों को उनके बर्गर बहुत पसंद आते थे, इसलिए सभी लोग उन्हीं को ऑर्डर्स देते थे, जिससे वो सातों बहनें अच्छे खासे पैसे कमा लिया करती थीं और बहुत खुश रहती थीं। फिर एक दिन वर्षा नाम की एक अमीर लड़की उन सातों बहनों से मिलने के लिए आती है। कल मेरा जन्मदिन है। मैं अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी दे रही हूँ। मैंने तुम्हारे बर्गर की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल तुम सातों मेरे घर पर आकर मेहमानों के लिए ढेर सारे बर्गर्स बनाओ। कम से कम 100 मेहमान मेरे घर पर आएंगे। क्या तुम सातों इतने बर्गर बनाकर तैयार कर सकती हो? अगर तुम लोगों ने ये काम अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें इसके ढेर सारे पैसे दूंगी। आप फिक्र मत करिए मेम साहब, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। हाँ, हमारे हाथों का बना हुआ बर्गर खाने के बाद आपके सारे मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। इसके बाद वर्षा वहाँ से चली जाती है। फिर वो सातों बहनें सारे काम के बारे में डिस्कस करने लगती हैं और अगले दिन वो सातों बहनें बर्गर बनाने का सारा सामान लेकर वर्षा के घर पर पहुंच जाती हैं। फिर वर्षा उन्हें बर्गर तैयार करने के लिए एक जगह दे देती है और सारी बातें समझाकर वहां से चली जाती है। देखो बहनों, लगता है मेहमानों का आना शुरू हो गया है। चलो जल्दी से हम सभी बर्गर बनाकर तैयार करते हैं। फिर वो सातों बहनें जल्दी जल्दी बर्गर बनाना शुरू कर देती हैं। वो काम कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। ये देख वो सातों बहनें घबरा जाती हैं। फिर देखते ही देखते वो आग चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ पर रखा बर्गर का सारा सामान जलकर राख हो जाता है। उसके बाद वो सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में आग फैल गई थी। अरे तुम सबने ये क्या कर दिया? तुम सभी की वजह से मेरे घर में आग लग गई है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। ये आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। अरे ये सातों अपनी गलती छुपाने के लिए शॉर्ट सर्किट का बहाना बना रही हैं। इन्हें छोड़ना मत तू। देखो तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब तुम सातों को इसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन मेम साहब, इस आग में हमारा सारा सामान भी तो जलकर राख हो गया। हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अच्छा, तो तुम सातों मुझसे पैसे वसूल करना चाहती हो? रुको जरा, मैं अभी तुम सातों चुड़ैलों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सातों जिंदगी में कभी भी बर्गर बनाने के बारे में नहीं सोचोगी। उसके बाद वर्षा अपनी सारी सहेलियों के साथ मिलकर उन सातों बहनों की बहुत पिटाई करती है। इतनी मार खाने से उन सातों को बहुत दर्द होता है और वो बहुत रोती हैं। फिर वर्षा उन सातों बहनों के घर पर भी कब्जा कर लेती है और सातों बहनों को हमेशा के लिए गांव से बाहर भगा देती है। अचानक अपने साथ हुई इस बुरी घटना से सातों बहनें पूरी तरह से टूट जाती हैं और कहती हैं, उस दुष्ट वर्षा ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अब तो हमारे पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं बची। पता नहीं अब हमारे नसीब में और कितने दुख लिखे हैं। इस तरह परेशान होकर वो सातों कुछ देर तक वहीं पर बैठी रहती हैं। फिर चलते चलते वो सातों बहनें एक समंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें वहाँ किनारे पर 2 परियां डांस करते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन तभी उन परियों की नजर सातों बहनों पर पड़ती है। फिर वो उन सातों से कहती हैं,
अरे तुम सातों कौन हो और इस इलाके में क्यों आई हो? चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पर इंसानों का आना मना है। हम सातों बहुत परेशान हैं। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए हम समंदर से कुछ मछलियाँ पकड़ना चाहती हैं। मैंने अपनी शक्ति से इन सातों के बारे में सब कुछ जान लिया है। इन सातों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इन बेचारियों की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो दोनों परियां अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर 7 जादुई सूट प्रकट कर देती हैं। तुम सातों इन सूट को पहनकर समंदर के अंदर जाओ। ये सातों जादुई सूट तुम्हें समंदर की तह में ले जाएंगे, जहाँ तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा। तुम सातों बस उन खजानों को निकाल कर अपने साथ ले आना। परी की बात सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो गयीं। फिर सातों बहनों ने वो जादुई सूट पहन लिए। जादुई सूट पहनते ही सातों बहनें हवा में उड़ने लगी और अगले ही पल सातों जादुई सूट उन्हें समंदर की गहराई में ले जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन सातों को अपने सामने खजाने से भरे 2 बड़े बड़े बक्से दिखाई देते हैं। वो सातों उन बक्सों को उठाकर समंदर से बाहर निकाल लाती हैं। अब तुम सातों ये सारा खजाना लेकर जाओ। ये जादुई सूट तुम्हें तुम्हारे गांव में ले जाएंगे, लेकिन दोबारा यहाँ पर मत आना और इस जगह के बारे में कभी किसी को मत बताना। फिर बाद में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम सभी इन 7 जादुई सूट से वो चीज मांग लेना। उसके बाद सातों बहनें दोनों परियों का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर वो सातों बहनें जादुई सूट के सहारे हवा में उड़ती हुई अपने गांव वापस आ जाती हैं। उसके बाद वो सातों गांव में ही एक बहुत ही विशाल मकान बनाकर वहाँ पर रहने लगती हैं। उनकी जिंदगी अब बहुत ही खुशहाल हो गई थी। उन सातों के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ वो सातों बहनें रोजाना गरीबों की मदद भी करती थीं। ऐसे ही एक दिन वो सातों गरीबों को खाना खिला रही होती हैं कि तभी वर्षा उन सातों को देख लेती है। अरे इन सातों को तो मैंने गांव से भगा दिया था, फिर अचानक ये सातों भिखारी बहनें इतनी अमीर कैसे हो गयीं? मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद वर्षा चुपके से उन सातों बहनों का पीछा करने लगती है और उनके घर का पता लगा लेती है। फिर वो एक प्लान बनाती है। उसके बाद वर्षा अगले दिन एक बड़ी सी बंदूक लेकर सातों बहनों के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह, तुम सातों मुझे छोड़कर यहाँ पर बड़े ऐश से रह रही हो। मुझे सच सच बताओ, तुम सातों के पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई? वरना बंदूक की सारी गोलियाँ मैं तुम सातों के सर में घुसा दूंगी। वर्षा के हाथ में बंदूक देखकर सातों बहनें बहुत घबरा जाती हैं और ना चाहते हुए भी उसे सातों जादुई सूट के बारे में सब कुछ बता देती हैं। अच्छा, तो ये सब इन जादुई सूटों का कमाल है। चलो जल्दी से एक जादुई सूट मुझे दो। कौन सा लूं? हाँ, ये पिंक सूट वाली। चलो जल्दी से अपना सूट मुझे दे। पिंक मेरा फेवरेट कलर है, समझी? फिर वर्षा उससे वो जादुई पिंक सूट लेकर अपने शरीर पर पहन लेती है। चलो जादुई सूट, मुझे भी हवा में उड़ाकर उस समंदर में ले चलो, ताकि मैं भी वहाँ से ढेर सारा खजाना ला सकूं और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊं। चलो जल्दी। फिर अगले ही पल वो जादुई सूट वर्षा को लेकर आसमान में उड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जादुई सूट वर्षा को लाकर एक खतरनाक टापू पर पटक देता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वो जादुई सूट उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद वर्षा खड़ी हो जाती है। उस टापू पर बहुत ही बड़े बड़े सांप मौजूद थे। इतने सारे सांपों को देखकर वर्षा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह रोने लगती है। तभी अचानक सारे सांप एक साथ वर्षा पर हमला कर देते हैं
और देखते ही देखते वो वर्षा को मारकर खा जाते हैं। इस तरह लालच में पड़कर वर्षा अपनी जान गंवा बैठती है। उस दिन के बाद से सातों बहनों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो सातों बहनें हंसी खुशी से 7 जादुई सूट के साथ अपना जीवन जीने लगती हैं। ये कहानी सदियों पुरानी है। एक छोटे से गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपनी 7 बेटियों के साथ रहती थी। मनोरमा की सभी बेटियों को खाने का बहुत शौक था और वो सातों हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचा करती थी। दूसरी तरफ ज्यादा खाना खाने की वजह से वो सातों बहुत ही मोटी और आलसी हो गई थी। सातों बहनें पूरा दिन बस टीवी के सामने बैठकर खाना ही खाया करती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उनकी बेचारी बूढ़ी माँ को ही बाहर का और साथ ही घर का भी सारा काम करना पड़ता था। इसी वजह से उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। साथ ही वो बूढ़ी माँ हमेशा अपनी सातों बेटियों के भविष्य के बारे में परेशान रहती थी। फिर एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली, इस बुढ़ापे में मैं सारा दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में ही खर्च कर देती हो। साथ ही तुम सातों घर का कोई काम भी नहीं करती हो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। कम से कम इस बुढ़िया का तो ख्याल करो। तुम सबको मेरे साथ खेतों में काम करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे माँ अब फिर से शुरू हो गई, चुप रहो। अरे मेरे कान दुख रहे हैं। सुनो माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर हमारा सर दुखने लगता है। जाओ जल्दी खेत में काम के लिए, देर हो रही हो आप। हे ऊपर वाले, लगता है तूने ये 7 बेटियां देकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे इन्हें पालना ही पड़ेगा। पता नहीं जब मैं नहीं रहूँगी तो इन सातों काम चोरों का क्या होगा। इसी तरह जब भी मनोरमा उन्हें कुछ भी समझाती तो वो सातों बहनें हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थीं। उसके बाद मनोरमा खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इस तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन सातों बहनों की खाने की आदत और आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजलियाँ भी कड़कने लगती हैं। लेकिन फिर भी बेचारी मनोरमा को खेतों में काम करना पड़ता है कि तभी काम करते समय मनोरमा के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मनोरमा के मरने के बाद उसकी सभी सातों बेटियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सभी एक नंबर की आलसी और कामचोर थीं और उनका भूख से बुरा हाल था। फिर वो सातों लड़कियां अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगी। चलो पास के जंगल में चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं। अरे हाँ जल्दी चलो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो सातों बहनें पास के जंगल की ओर जाने लगती हैं। जब वो जंगल में पहुँचती हैं, तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तो वो सभी बहनें उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो पेड़ उनसे बोलने लगता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम सबकी बुरी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जादुई पेड़ सातों बहनों के सामने कुछ फल गिरा देता है और कहता है, ये सारे जादुई फल हैं, इन्हें तुम खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास 7 जादुई साड़ी आ जाएंगी, जिससे तुम जब चाहे तब ढेर सारा खाना प्रकट करके खा सकती हो। ये सुनकर
वो सातों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो एक एक करके सारे फल खाने लगती हैं। सारे फल खाने के बाद अगले ही पल उन सातों के पास जादुई साड़ियाँ आ जाती हैं और वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये चमत्कार देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो सभी उस जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन से वो सभी बहनें अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से ढेर सारा खाना प्रकट करती हैं और पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने मंगाकर उन्हें खाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी अपने घर के बगीचे में स्वादिष्ट खाना खा रही थी। तभी वहाँ से एक छोटा सा भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था जो कि कई दिनों से भूखा था। जब वो उनके घर के पास आता है और इतने स्वादिष्ट खाने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी वो उन सातों बहनों के पास खाना मांगने के लिए जाता है। दीदी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे तू कौन है और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया? अगर तूने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे यहाँ खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रहा है। चल इसी वक्त भाग जा, वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। प्लीज दीदी, दया करके मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे एक बार कह दिया ना, नहीं देंगे खाना तो चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और उनसे खाना मांगने के लिए मिन्नतें करने लगता है। ये देख उन सभी बहनों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दीदी मुझे चक्कर आ रही है। मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। प्लीज दीदी, दे दो ना दीदी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। उसके बाद वो सभी बहनें मिलकर उस छोटे लड़के की पिटाई करने लगती हैं। तभी ये सब कुछ उनके पड़ोस में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो जल्दी से दौड़ती हुई उनके घर पर आ जाती है और उस छोटे से गरीब लड़के को उन बहनों से छुड़ा लेती है। तुम सब मिलकर इस गरीब और मासूम लड़के को मार रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारा तुमसे थोड़ा सा खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो ये मांगेगा और हम खाना इसे दे देंगे। अगर तुझे इतना ही शौक है तो इसे अपने घर पर लेकर जा और जितना खिलाना है उतना खिला। तभी वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग शिवानी की बात से सहमति जताते हुए उन सभी बहनों को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम भीख क्यों मांग रहे हो? दीदी, मैं जब 3 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। अब से तुम और मैं अनाथ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो गरीब लड़का बहुत खुश होता है और आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शिवानी उसे खाना देती है और वो भर पेट खाना खाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज इन गांव वालों ने हमें बहुत भला बुरा कहा है, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जादुई साड़ी है इससे तो सिर्फ खाना ही प्रकट किया जा सकता है। चलो हम सब एक काम करते हैं, उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं और उससे और भी जादुई फल मांग कर खा लेंगे ताकि हमारे पास और भी जादुई साड़ियाँ आ जाएं। उसके बाद हम इन गांव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे।
फिर वो सातों बहनें फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। सुनो जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों को सबक सिखाना है, इसीलिए तुम हमें ऐसी जादुई साड़ियाँ दो जिससे हम गांव वालों की पिटाई कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा है। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं लोगों के अच्छे कामों में मदद करता हूँ, बुरे में नहीं। मैं इस बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ से वापस चली जाओ। पेड़ की ये बात सुनकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये जादुई पेड़ तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, चलो हम इसे ही काट कर फेंक देते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादुई पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जादुई पेड़ को छूने जाती हैं, कि तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं। मैंने तुम सबकी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी और जालिम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जादुई पेड़ उन सातों बहनों पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश करने लगता है। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मेरी टांग टूट गई, कोई तो बचाओ मुझे, अरे उठाओ मुझे। फिर वो जादुई पेड़ उन सभी बहनों की जादुई साड़ियाँ छीनकर उन्हें पहले की तरह मोटी और बदसूरत कर देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। फिर वो सभी बहनें जादुई पेड़ से डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। फिर जादुई पेड़ अपनी आंखें बंद करके शिवानी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर के सामने एक जादुई साड़ी और खजाने से भरा एक बक्सा प्रकट कर देता है। फिर शिवानी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो इतना सारा खजाना और साड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सुंदर सी साड़ी किसकी है और ये इतना सारा खजाना? चलो इसे अंदर लेकर चलती हूँ। फिर शिवानी वो साड़ी और खजाना लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। ये देखो भाई, मुझे घर के बाहर ये सुंदर सी साड़ी और इतना सारा खजाना मिला है, पता नहीं ये किसका है। शिवानी के इतना बोलते ही वो जादुई साड़ी बोलने लगती है। हेलो शिवानी, मैं जादुई साड़ी हूँ और मुझे जादुई पेड़ ने तुम्हें दिया है। अब तुम गरीब नहीं रहोगी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो, बस जल्दी से मुझे पहन लो। ये सुनकर शिवानी और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी से शिवानी उस जादुई साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमें एक सुंदर सा घर दे दो जिसमें मैं और मेरा भाई सुकून से और आराम से रह सकें। शिवानी के इतना कहते ही जादुई साड़ी अपना कमाल दिखाती है और उसके छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल देती है। शिवानी के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है और वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह उन सातों घमंडी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है।